गुड मॉर्निंग बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सजित रोड कक्षा 8th विषय सामाजिक ज्ञान संसाधन एवं विकास अध्याय 3 खनिज और शक्ति संसाधन। आज पढ़ेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। उससे पहले अपन ने खनिज संसाधन पढ़े, शक्ति संसाधन पढ़े, परंपरागत स्रोत पढ़े। इसमें ईंधन और जीवाश्मी ईंधन थे। जो ईंधन थे, ईंधन में घरेलू चीज़ों में उपयोग करते थे, और जो जीवाश्मी ईंधन थे वो कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत इत्यादि थे। और इनके उपयोग से देखते हैं कि जीवाश्मी ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। यानी कि लगातार जो परंपरागत जो स्रोत है उनको अपनाने पर गैर परंपरागत जो स्रोत अपने सामने उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे पाते हैं, इनका अभाव भी उत्पन्न हो रहा है। वर्तमान दर से इनका उपभोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। किनके? परंपरागत स्रोत के। और परंपरागत स्रोत पर्यावरण प्रदूषण भी करता है, ठीक है ना। तो अब गैर परंपरागत स्रोत, इन्हें हम नवीनीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नवीनीकरण। यानी कि इनमें रोजाना नवीनता आती रहती है। ये ज्यों खर्च होते रहते हैं त्यों नए होते रहते हैं। इनका उपभोग जितना करेंगे ये स्रोत उतना ज़्यादा उत्पादित होंगे, यानी कि बढ़ेंगे। जैसे सौर ऊर्जा, यानी कि सूर्य से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। पवन ऊर्जा हवा से, ठीक है। जवारी ऊर्जा समुद्र से। और परमाणु ऊर्जा, ये परमाणु से। नाभिकीय विखंडन, इस प्रकार ये रेडियो विकिरणों से ये ऊर्जा प्राप्त होती रहती है, ठीक है ना। अब देखिए सौर ऊर्जा, क्या पढ़ रहे हैं अपन? सौर ऊर्जा। देखिए सौर ऊर्जा में कि सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य की ऊष्मा यानी गर्मी और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जाती है। यानी कि सूर्य की जो गर्मी है, सूर्य की गर्मी भी ऊष्मा प्राप्त करते हैं, और प्रकाश ऊर्जा को भी हम प्राप्त करते हैं। इससे जितने भी यहाँ प्रकृति पर प्राणी हैं वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं सूर्य से। अब सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए, कई सेलों को सौर पैनलों से तापन और प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं सूर्य से, जो सूर्य होता है उससे क्या होती है? सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। जिससे हम सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा। सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न, जो सूर्य से जो सौर ऊर्जा प्राप्त होती है उन सेलों से क्या होती है? विद्युत उत्पन्न होती है। उसके बाद कई सेलों को सौर पैनलों में, आपको पता है तो आजकल अपन देखते हैं ना, हर जहाँ भी जो सार्वजनिक स्थान है या कोई ऐसा मैदान है, वहाँ पे एक इस प्रकार की सौर लाइट जलती रहती है। वो सूर्य से इस प्रकार से प्रकाश प्राप्त करती है, और यहाँ से वो चार्ज होती है, और चार्ज होने के बाद शाम के समय लाइट जलती रहती है, ठीक है ना। और कई बार अपन देखते हैं कि सौर पैनल बने जाते हैं कई कुओं पर या कई मैदानों में। अपन देखते हैं कि बड़े बड़े इस प्रकार ब्लू कलर में या ब्लैक कलर में इस प्रकार के बड़े बड़े पट्टे जो होते हैं, जो पैनल होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यानी कि सूर्य से जो सौर पैनल है वो ताप प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और हमारे जो बिजली घर है इत्यादि उनको लाइट की व्यवस्था भी करवाते हैं। यानी कि सौर पैनलों से जो तापन वो प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए इनको जोड़ा
जाता है। क्या उत्पन्न करने के लिए? शक्ति, पावर प्राप्त करने के लिए भी इनको जोड़ा जाता है। अब देखिए धूप, धूप की प्रचुरता वाले उष्ण कटिबंधीय, अब जो उष्ण कटिबंधीय है, धूप की प्रचुरता वाले उष्ण कटिबंधीय जो देश है, यानी कि इसमें अपन देख सकते हैं कि उष्ण कटिबंधीय कहाँ होता है कि आपको मैंने बताया था कि एक तो कर्क रेखा, एक भूमध्य विषुवत रेखा और एक मकर रेखा। तो ये जो भूमध्य विषुवत रेखा यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय होता है, ठीक है ना, इसके ऊपर और नीचे। और इससे इस रेखा पर जितने भी जो देश आते हैं, जैसे अफ्रीका आ गया, ठीक है ना, अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये जितने भी देश आते हैं वो उष्ण कटिबंधीय देशों के लिए। कौन कौन से? एक तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ये जो देश है वो उष्ण कटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी यानी फैक्ट्री वगैरह, कारखाने वगैरह में बहुत लाभदायक होते हैं। अब सौर ऊर्जा का उपयोग क्या क्या है? सौर ऊर्जा का उपयोग सौर तापक जो होता है, सौर कुकर, सोलर ड्रायर होते हैं, के साथ साथ समुदाय यानी पब्लिक, लोगों को रोशनी देने के लिए भी, ठीक है। और फिर देखिए यातायात के संकेतों, जब भी अपन ऑन रोड जाते हैं तो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती हैं, वहाँ पर ये संकेत होते हैं, उस संकेतों में भी सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब पवन ऊर्जा, पवन यानी हवा, पवन ऊर्जा एक असमाप्य स्रोत है, असमाप्य स्रोत यानी कि असमाप्य यानी कभी भी खत्म नहीं होने वाला। अब इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग है पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने में, अनाज होते धान होते हैं उनको पीसने के लिए, जल निकालने के लिए, चिरकालीन लंबे समय से चल रहा है। और फिर विद्युत उत्पादन करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, विद्युत उत्पादन करने के लिए भी इस प्रकार जो होते हैं, ठीक है ना। जो जो हवा आती रहती है ये चक्र घूमता रहता है और यहाँ पे ये बैटरी से जोड़ा जाता है। विद्युत उत्पादन करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। वर्तमान समय में पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं, वर्तमान समय में पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं। किसको घुमाती है? पवन चक्कियों को घुमाती है। और ज्यों ही ये पवन चक्कियां घूमती हैं, जो कि विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। किससे जुड़ी होती हैं? जनरेटर से जुड़ी होती हैं। पवन फॉर्म तटीय समुद्री क्षेत्रों और पर्वतीय घाटियों में जहाँ पे प्रबल और लगातार हवाएं चलती रहती, कहाँ पे पवन फॉर्म कहाँ पे स्थापित किए जाते हैं? जहाँ पे तटीय क्षेत्र हो, समुद्री क्षेत्र हो, पर्वत घाटियों में जहाँ प्रबल पर्वत घाटी जो होती है वहाँ पे लगातार हवाएं चलती है, वहाँ वो पवन फॉर्म स्थापित होते हैं। अब पवन फॉर्म कहाँ कहाँ हैं वो अपन देखते हैं कि सबसे पहले अपन ने देखा कि नीदरलैंड, ये नीदरलैंड कहाँ पड़ता है? पश्चिमी यूरोप में। कहाँ पड़ता है? पश्चिमी यूरोप में। जर्मनी, डेनमार्क कहाँ है? अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में। फिर यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन। फिर देखते हैं
यूएसए, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर स्पेन, स्पेन कहाँ पड़ता है? ये भी यूरोप में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये भी यूरोप में ही पड़ता है। ठीक है। अब देखिए परमाणु ऊर्जा। अब ये परमाणु ऊर्जा क्या है देखें अपन। परमाणु ऊर्जा ये प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियो सक्रिय पदार्थ जो होते हैं उनके कण जो होते हैं, जैसे यूरेनियम व थोरियम, यूरेनियम व थोरियम जो खनिज होते हैं के परमाणुओं के केंद्रक यानी कि सेंटर में संग्रहित होते हैं। कहाँ? यूरेनियम और थोरियम के सेंटर में संग्रहित होते हैं। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से टुकड़ों के रूप में गुजरते हैं व उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इनसे क्या प्राप्त होती है? उत्सर्जन की ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। अब सबसे बड़े उत्पादक देश कौन से हैं इसके परमाणु ऊर्जा के? संयुक्त राज्य अमेरिका व यूरोप। ठीक है। और भारत में कौन से हैं कि भारत में राजस्थान और झारखंड। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर। झारखंड की राजधानी रांची। झारखंड में पता ही है ना आपको, ज़्यादातर कोयलों का भंडार है। झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप है, निक्षेप यानी भंडार। ठीक है। तो इस प्रकार अब हमने देखा कि गैर परंपरागत जो स्रोत हैं वो किस प्रकार कार्य करते हैं और वो इस प्रकार वो कौन कौन से हैं वो भी अब हमने देखा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे। कि कौन कौन से हैं वो किस प्रकार हैं कि उसके जो भंडार हैं वो परमाणु के जो भंडार हैं वो देखा था अपन ने। परमाणु स्रोतों के जिसमें भारत और राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप थे। अब देखते हैं इसी के आगे थोरियम। थोरियम जो है, थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू यानी रेत में पाए जाते हैं। अब देखें भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन कौन से भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र। सबसे पहले देखें तमिलनाडु, राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु में कहाँ है? कल्पक्कम में। कहाँ है? कल्पक्कम में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। अब महाराष्ट्र में कहाँ ये परमाणु ऊर्जा केंद्र? तारापुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर। अब राजस्थान में भी कोटा और चित्तौड़ के बीच में राणा प्रताप सागर। कहाँ है? राणा प्रताप सागर में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश में ये नरोरा में। कहाँ पे है केंद्र इसका? नरोरा में। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। कर्नाटक में ये कहाँ पे? केगा। कहाँ पे ये? केगा में। तो इस प्रकार ये अपन ने देखा कि भारत में 5 स्थानों पर ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है। जिसमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। ठीक है। अब अपन देखते हैं भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं वो देखते हैं। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है, ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती हैं भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? भूतापीय ऊर्जा
कहलाती हैं। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ, पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में भी लगातार वृद्धि होती रहती है। कभी कभी तापमान ऊर्जा भू सतह यानी कि पृथ्वी की सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में भी हो जाती है। कहने का मतलब है कि कभी कभी पृथ्वी की सतह पर भी ये तापमान जब बढ़ जाता है तो ये जो झरने हैं वो अपने आप ही इस प्रकार इस पृथ्वी की सतह पर जो तापमान बढ़ रहा है तो अपना आप ही गर्म जल के जो झरने हैं, गर्म जल के झरनों के रूप में भी होता है कि गर्म जल झरनों के रूप में बहने लगते हैं। अपने को लगता है कि कई झरने ठंडे और ये झरने इतने गर्म कैसे, ये भूतापीय ऊर्जा के कारण होते हैं। उपयोग, अब देखिए भूतापीय का उपयोग अपन कहाँ कहाँ करते हैं। ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में, ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में भी प्रयुक्त करते हैं, शक्ति उत्पादन पावर, ठीक है। फिर गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग खाना बनाने में, उष्मा प्राप्त यानी गर्मी प्राप्त करने में, और नहाने के लिए जो पानी गर्म किया जाता है उसमें भी भूतापीय की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ये भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र USA संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा, याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। अब देखिए अब आप इसके बाद और भी इसके उत्पादक केंद्र हैं। न्यूजीलैंड है, आइसलैंड है, आइसलैंड यूरोप में पड़ता है, फिलीपींस जो कि एशिया में पड़ता है, और मध्य अमेरिका, ये फिलीपींस कहाँ पड़ता है, एशिया में, कहाँ पड़ता है, एशिया में, और आइसलैंड कहाँ पड़ता है, यूरोप में, कहाँ पड़ता है, यूरोप में, ये मध्य अमेरिका। अब भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र कहाँ कहाँ हैं। हिमाचल प्रदेश, राजधानी शिमला, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में, और लद्दाख का नाम आपने सुना है ना कि इसको केंद्र शासित राज्य में सम्मिलित किया गया है, जो कि जम्मू और कश्मीर के पास में है, जहाँ पे बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि बादल सबसे ज़्यादा फटते हैं, यहाँ पे बादल सबसे ज़्यादा फटते हैं, बादल यहाँ सबसे ज़्यादा फटते क्योंकि पहाड़ी इलाका है, इसलिए। ये लद्दाख में कहाँ, पूगा घाटी। अब देखिए आगे अपन देखते हैं जवाहरीय ऊर्जा। अब देखिए जवाहरीय ऊर्जा क्या है। जवाहरीय ऊर्जा का अर्थ हुआ कि जो समुद्र, ये जवाहरीय ऊर्जा कहाँ होती है, समुद्र के लहरों के रूप में, समुद्र में जो लहरें, समुद्र में लहरें उठती ना, उसके रूप में ये होती हैं। अब जवाहरीय ऊर्जा जवाहर से उत्पन्न, यानी जो लहरें होती है वो जवाहर से उत्पन्न ऊर्जा को जवाहरीय ऊर्जा कहते हैं। यानी कि अपन कह सकते हैं, जवार भाटा नाम सुना होगा आपने, जवार भाटा। अब जवार भाटा क्या है कि जवार भाटा रात को 12 घंटे पानी ऊपर चढ़ता है, जिसे अपन जवार करते हैं, और 12 घंटे बाद वापस पानी नीचे की ओर उतरता है, उसे भाटा कहते हैं। ठीक है बच्चों,
ज्वार भाटा किसे कहेंगे कि जो पानी की जो लहरें हैं वो 12 घंटे तब ऊपर की ओर चढ़ती हैं और 12 घंटे बाद वापस नीचे की ओर उतरती हैं। जो ऊपर की ओर चढ़ती हैं उसे ज्वार कहते हैं और नीचे की ओर उतरती हैं उसे भाटा कहते हैं। ठीक है, और इसी से ये ऊर्जा भी मिलती हैं। ऊर्जा का संचय होता है जिसमें कि टरबाइन लगाए जाते हैं, जनरेटर लगाए जाते हैं, टरबाइन से ही जनरेटर चालू होता है। ठीक है ना। इस ऊर्जा का विदोहन यानी खर्च समुद्र के संकरे मुहाने में, जो संकरा मुंह होता है, मुहाने पर बांध के निर्माण से उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने से किया जाता है। अब देखो, अब क्या होता है कि समुद्र के जो संकरे मुहाने होते हैं वहाँ बांध का निर्माण किया जाता है और वहाँ उच्च ज्वार के समय जहाँ पानी की लहरें ऊपर उड़ती हैं वहाँ पर ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। जो समुद्र की लहरें हैं वो ऊपर उठती हैं तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ विद्युत उत्पन्न करने के साधन लगाए जाते हैं और वहाँ पर टरबाइन को घुमाया जाता है जिससे कि विद्युत उत्पन्न होती है। विश्व का पहला ज्वारी स्टेशन कहाँ है? फ्रांस में। विश्व का पहला ज्वारी स्टेशन कहाँ है? फ्रांस में। कहाँ है? फ्रांस में। अब ये विश्व में ज्वारी ऊर्जा के केंद्र कहाँ है? रूस और फ्रांस। फ्रांस में क्या है? ज्वारी स्टेशन विश्व का पहला ज्वारी स्टेशन है। और भारत में कहाँ है? कच्छ की खाड़ी गुजरात की तरफ। भारत का मैप आपने देखा होगा, कच्छ की खाड़ी यहाँ पे, ये जहाँ पे कच्छ की खाड़ी में, कच्छ गुजरात में पड़ता है, यहाँ रेगिस्तान भी है यहाँ। ठीक है, कच्छ की खाड़ी में ज्वारी मील क्षेत्र है। अब देखिए बायोगैस के बारे में आपने सुना ही होगा कि जैविक अपशिष्ट क्या होते हैं? जैसे मृत पौधे यानी कि सड़े गले पौधे और जंतुओं के अवशेष, जो मृत जीव होते हैं उनके अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैस ईंधन में बदलता है। यूँ देखा गया कि सबसे ज़्यादा कचरा जो है ना, अपशिष्ट पदार्थ है, रसोई से प्राप्त होते हैं। कहाँ से? रसोई से प्राप्त होते हैं सबसे ज़्यादा अगर कचरा देखा जाए तो वो। अब बायोगैस में क्या था कि जैविक अवशिष्ट जैसे मृत पौधे, जंतुओं का अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अवशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदलता है। इसे ही बायोगैस कहते हैं। ध्यान देना, बायोगैस किसे कहेंगे? कि जैविक अपशिष्ट, मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में, ये जो बायोगैस होती है वो गैसीय, रसोई में भी इसको जैसे एलपीजी गैस वगैरह होती है ना, उसको ईंधन के रूप में अपन कार्य कर सकते हैं। इसे ही बायोगैस कहेंगे। अब जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित, जब ये बनता है तब संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि मीथेन व कार्बन डाइऑक्साइड के इसमें मिश्रण होते हैं। अब जो अपघटित ये होता है, इसमें कौन कौन सी गैसें अपघटित होती हैं? मीथेन व कार्बन डाइऑक्साइड के इसमें मिश्रण भी होते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है वो देखें। बायोगैस खाना पकाने के लिए, विद्युत उत्पादन का ये सर्वोत्तम साधन है। विद्युत उत्पादन का सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम ईंधन है। जैव खाद का उत्पादन करने में, जैव खाद भी इससे बने जाते हैं। कई बार अपन देखते हैं कि बायोगैस के बड़े बड़े संयंत्र
सबसे अच्छा साधन कहीं अगर गौशाला में जाए और वहाँ अगर देखा जाए तो वहाँ बायोगैस संयंत्र बना हुआ होता है, क्योंकि वहाँ गोबर और कई अपशिष्ट पदार्थ भी वहाँ मिल जाते हैं। अब देखिए बच्चों, आज आपने ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत पढ़े, जिसमें कि अपन ने पढ़े थे आज सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस सभी पढ़े। आपको अच्छी तरह से वीडियो सुनना है, अच्छी तरह से देखना है और जो प्रश्न दिए गए हैं वो उनको अच्छी तरह से प्रश्न को उत्तर देने, प्रत्येक प्रश्न के बाद उत्तर लिखना है, लाइन खींचनी है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि राइटिंग अच्छी लिखें और कॉपी में नोट्स भी बनाएं, जिससे कि ढंग से अपन पढ़ सकें और कॉपी चेक करने वाले भी अच्छी तरह से देख सकें, क्योंकि हैंडराइटिंग आपका आईना होती है। थैंक यू।